करें वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। मैं एक दफा दोबारा बस रिपीट कर देती हूँ। एक सनी डे हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर दो बादल मैंने बना के आप लोगों को दिखाया। रिकॉर्डिंग्स भी अब मिल जाएंगी जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग नहीं, जो जिन्होंने नहीं सुनी, ठीक है। उसके अंदर ये था कि हमने सनी डे पढ़ा और दो बादल पढ़े, उसके कनेक्शंस पढ़े। जो बादलों के दरमियान मैंने वी शेप स्पेस छोड़ी थी, दैट इज द वॉन विली ब्रांड डिजीज इन ऑटोसोमल डोमिनेंट। और उसके जो बादलों के अंदर जो कनेक्शंस थे, दैट वाज न्यूरो न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1 एंड 2, ये दोनों डिजीजेज होते हैं। डिजीजेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर और हमने क्या पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि ऊपर से जब बादल के ऊपर मैंने एक पोलिप भी बना दिए नोकों पे। पोलिप इज फॉर द डिजीजेस फैप, ठीक है, फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि बादलों से जो है वो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो दैट इज द सेफरोसाइटोसिस, ठीक है। वो कतरे गिर रहे हैं, ठीक है, वो गोल गोल होते हैं तो दैट इज द हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस। फिर उसके बाद क्या, कि वो जो नीचे बंदे खड़े थे वो हंट के लिए गए हुए थे, ठीक है, तो हंट से हंटिंगटन डिजीज, और उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी हुई थी, तो आंखें खोलने से मार्फन डिजीज। हाँ वो मैं, ठीक, ओके ओके कर दूंगी, डबल ए से, ठीक। अच्छा, उसके अलावा क्या, कि जब उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी और चूंकि वो हट में गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि आगे पीछे हड्डियां भी पड़ी हुई हैं। तो हड्डियां कहाँ से आ गई, हड्डियां पुराने जानवरों की थी, ठीक है, दैट इज फॉर द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड एकॉन्ड्रोप्लेसिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने आपको क्या बताया कि एक उनके पास थैला था, ठीक है, वो लेके गए हुए थे, उसके ऊपर नॉट लगी हुई थी अल्फा शेप में, ठीक है। अल्फा इज फॉर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ था, उसके अंदर कॉपर भी था, आयरन भी था और अल्फाबेट सी भी था, ठीक है। तो सी से हमने क्या याद करना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया सी। कॉपर से हमने याद करना है विल्सन डिजीज। आयरन से हमने याद करना है हीमक्रोमेटोसिस, ठीक हो गया। जो अ, उसके बाद आ जाता है एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव में क्या हुआ, अब वो हो गया क्योंकि कीचड़ ही कीचड़, नीचे उसका पाँव फिसला, वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तो उसकी आंखों पे भी कीचड़ लग गया, अब वो कलर ब्लाइंड हो गया। फिर उसके ऊपर जो है वो जिस बर्ड की, या वो जिस हैन टाइप बर्ड था, ठीक है, वो उसने जिसने हंटिंग करनी थी, वो उसके ऊपर आके बैठ गया और उसने जो है वो उसको जो है वो अपनी जो है वो क्या कह रहे हैं, चोंच मारनी शुरू कर दी, ठीक है, चोंच मारनी शुरू कर दी तो उसमें हैंड्स बाइट बन गए। और हैंड्स बाइट किससे होते हैं, G6PD डेफिशिएंसी से, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि जब वो उसके ऊपर हैंड्स आके बैठ गई तो वो जो बाकी जो साथ में थी लड़कियां, उन्होंने देखा कि जी इसके ऊपर तो हमला हो गया तो हमारे पे भी हो गया, तो शी मूव फिलिया। तो मतलब कि हीमोफीलिया, शी मूव से याद करने हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया सी में आप लोगों को ऑटोसोमल रिसेसिव में पढ़ा चुकी हूँ। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इसमें ए और बी हीमोफीलिया आ जाएगा। फिर अब वो भी भाग गई, अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था, तो उठने से कौन सी डिजीज होगी, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, DMD उसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद एक्स लिंक डोमिनेंट आखिरी रह गया। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या हुआ कि अब वो नीचे पड़ा हुआ था और उस पर डोमिनेंट क्या थी, बाकी सारे फैक्टर्स जो नेचर के थे उस पर डोमिनेंट थे। कीचड़ भी उस पे आ गया, मुर्गी भी उस पे आ गई, ठीक है, अब वो उठ भी नहीं पा रहा, तो और एवरीथिंग इज डोमिनेंट, तो उससे उठा नहीं जा रहा, तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्सिया इसको हो जाएगा। दूसरा, सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल हो गई हुई है अब, क्योंकि अब तो सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल हो गई हुई है कि साथ वाले भी भाग गए और खुद भी बेचारा गिरा पड़ा रह गया और उठा भी नहीं गया और ऊपर से हमला भी हो गया। तो अब सिचुएशन फ्रेजाइल होने की वजह से फ्रेजाइल लेग सिंड्रोम हो गया। और इसके अलावा एल्पर्ट सिंड्रोम हो गया। एल्पर्ट सिंड्रोम में होता है कांट सी कांट पी एंड कांट हेयर अ बी। अब वो गिरा पड़ा तो वो देख तो नहीं सकता, उठ के वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता, कांट पी, ठीक है, और कांट हेयर अ बी, ठीक है, अब उसकी सिचुएशन खराब है। ठीक है, सबको समझ आया है इतना। ये हमने पढ़ा है कि कौन कौन से जेनेटिक्स में ऑटोसोमल डिटेल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, सबको समझ आ गया। अभी हमारे पास 19 पार्टिसिपेंट्स हैं तो सबने मुझे सुना है, और वो पहली रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने ड्रॉ करके भी कोशिश की है कि ओके ओके ओके, ठीक है। चले, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ना, वो अब हम इंशाल्लाह जो है वो अब मैं उसमें शेयर भी कर दूंगी। किसी ने पहले भी पिक्चर एक शेयर की थी, तो हम उसको ना दोबारा भी कर लेंगे। अब आगे रिपीट होता रहेगा तो अब ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, फिर कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें अब।
ठीक है, मैंने अगले दिन आप लोगों से बार बॉडी का डिस्कस किया था। ठीक है, बार बॉडी में क्या होता है कि जो नॉर्मल फीमेल होती है ना, उसमें एक बार बॉडी होती है। बार बॉडी होती क्या है? अब अगर मैं बात करूं बार बॉडी की, तो उसमें होता क्या है कि जो दो एक्स होते हैं ना, उसमें से एक एक्स बार बॉडी होता है। ठीक है, जो दो मैं फिर से दोबारा से व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को नजर आ जाए इस पे। अच्छा, जो दो हमारे पास एक्स होते हैं ना, उनमें से एक एक्स वो होता है, वो बार बॉडी होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल फीमेल होती है उसमें दो एक्स होते हैं, और एक एक्स बार बॉडी हो गया, और एक एक्स वैसे ही उसका कोई। ठीक है, दो टैब निकल दा बड़ा भी। अच्छा ये कोई कर दें। हाँ म्यूट हुआ है। अच्छा ठीक है। ठीक है, दो एक्स में से एक एक्स बार बॉडी होता है और एक एक्स जाया होता है। ठीक है, अब जब हमारे पास ऐसे हो कि एक्स नॉट हो, आपको पता है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स नॉट। जब एक्स नॉट है तो मतलब कि बार बॉडी नहीं है, क्योंकि दो में से एक बार बॉडी नहीं होना है, एक होती है बार बॉडी। ठीक है, अब जब एक एक्स है और एक एक्स नॉट है, तो इसके अंदर क्या होगा कि टर्नर में सिर्फ बार बॉडी, जीरो बॉल बॉल। जीरो बार बॉडी। ठीक है, व्हाइट बोर्ड अभी नजर आ रहा है ना, ये ब्लैक पॉइंटर के साथ। अच्छा ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि अ, हमारे पास टर्नर में जो है कोई बॉर बॉडी नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कैंटी बॉर बॉडी। अक्सर ऐसे एमसीक्यूज पूछता है कि नो बॉर बॉडी, एब्सेंट बॉर बॉडी और स्कैंटी बॉर बॉडी। जो स्कैंटी बॉर बॉडी होती है, नो और एब्सेंट तो होगी हमारे पास टर्नर में, लेकिन स्कैंटी किस में होगी? स्कैंटी होगी क्लाइन फिल्टर में, जिसमें होता है 47XXY। ठीक है, 47XXY, इसके अंदर होती है स्कैंटी बार बॉडी। ठीक है, नॉर्मल किस में होती है? नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी होती है, टर्नर में नो बार बॉडी होती है, और 47XXY क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में स्कैंटी बार बॉडी होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लाइन फिल्टर से ही रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं कि पूछता है बाज दफा कि सेक्स क्रोमोसोमल मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है? मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोमल। सेक्स क्रोमोसोमल जो होती है वो क्लाइन फिल्टर डिजीज होती है, जो मोस्ट कॉमन होती है सेक्स क्रोमोसोमल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाज दफा कि हमें ये बताएं कि मेंटल डिसऑर्डर के साथ, इसको हम रेज कर लेते हैं। अच्छा, मेंटल डिसऑर्डर के साथ हमें बताएं कि मेंटल डिसऑर्डर के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंटल डिसऑर्डर के साथ अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर बताएं जो कि मेंटल डिसऑर्डर के साथ है, जेनेटिक। ठीक है, तो वो आपके पास आएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, और फिर अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल सिंड्रोम बताएं, इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल, ठीक है, तो वो आ जाएगा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वही है जो हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेट में भी पढ़ा है। ठीक है, जिसमें सिचुएशन फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है, फ्रेजाइल एक्स। अच्छा ठीक है, ये हो गया मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल, और डाउन हो गया मोस्ट कॉमन जेनेटिक इंटेलेक्चुअल जो है ना, वो डाउन हो गया। ठीक हो गया, और जो क्रोमोसोमल मोस्ट कॉमन मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्लाइन फिल्टर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ ली कि स्किप जनरेशंस, और ये भी पढ़ लिया कि इसमें किसमिस में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, सही है। ये थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो हमने करने थे ताकि हम एमसीक्यूज में आगे हमारे लिए आसानी हो जाए, और आगे आगे अब जो जो आता जाएगा हम एमसीक्यूज के साथ उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब हम एमसीक्यूज बुक है मेरे पास जो है वो डबल ए का थर्ड एडिशन है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटा हमारे पास है। हाँ, पेज नंबर मैं बता देती हूँ, 291। 291 डॉक्टर मसूमा। अब डबल ए का थर्ड एडिशन है मेरे पास। ठीक है, 291 से नहीं, हम 295 पेज से शुरू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, बीच में कुछ कुछ बताना हुआ तो मैं साथ साथ आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं हम। आवाज आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, कंटिन्यू हम कर रहे हैं आप एमसीक्यू से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना याद कर लेना है इसको थोड़ा। ठीक है, अब इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि हंटिंगटन होता है जिसके अंदर केज होता है, माइटोटिक डिस्ट्रॉफी होती है जिसके अंदर सीटीजी होता है,
फ्रेजाइल एक्स के अंदर जो है वो सीजीजी होता है, और फ्रेडरिक एटेक्सिया के अंदर हमारे पास जीए होता है। दो चीजें तो इसमें से याद करने वाली बहुत आसान है। जब हम हंट पे जाता है कोई पुराने, वो जो हमारे पास कार्टून्स भी आते थे, ठीक है, उसमें भी हम देखते थे कि हंट पे जो जा रहे होते हैं, हंट पे होते हैं, वहां पे केज होते हैं, ठीक है। तो वो केज में एंटर हो जाते हैं बचने के लिए, या जो लॉयंस वगैरह हैं वो केज में चले जाते हैं, ठीक है। तो हंटिंगटन से याद रखना है कि उसमें जो सीक्वेंस है वो है केज का सीक्वेंस, CAG, ठीक है। उसमें जो सीक्वेंस है वो है केज का सीक्वेंस, ठीक है। CAG इज द सीक्वेंस फॉर द हंटिंगटन, केज का सीक्वेंस। फिर हम अगली बात किस पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, अगला है हमारा नेक्स्ट माइटोटिक डिस्ट्रॉफी। जो माइटोटिक डिस्ट्रॉफी है उससे है CTG, ठीक है, केज फॉर हंटिंगटन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, केज फॉर हंटिंगटन। अब माइटोटिक जो डिस्ट्रॉफी है वो है CTG, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि माइटोटिक डिस्ट्रॉफी को हमने कैसे याद रखना है, क्योंकि वो मसल्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो सिट कर गया, ठीक है। इससे बस इतना याद रखें, CT से याद करें कि वो बैठ गया, सिट हो गया, ठीक है। तो वो अब उससे सिट, TTG फॉर माइटोटिक जी। तो इससे याद कर लो कि सिट CTG है ना, तो CTG सीक्वेंस आपको इस तरह याद रखेगा कि वो सिट किया और फिर उससे उठा नहीं गया, ठीक है। तो सिट से याद कर लो कि CTG फॉर द सिट, याद कर लो कि उसके अंदर जो है वो आ जाएगा माइटोटिक डिस्ट्रॉफी। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें फ्रेजाइल एक्स, जिसमें CGG है, याद कर लें। ये ऐसे ही याद कर लें कि फ्रेजाइलिटी है, ठीक है, उसके अंदर CGG की सिचुएशन है। किसी ने उसको बोला कि फ्रेजाइल सिचुएशन है, ठीक है, तो देखो तुम, तो उसने कहा सी, तो उसने आगे से जवाब दिया GG में देख रहा हूँ, ठीक है। हम्म। याद कर लें कि फ्रेजाइल एक्स से क्या, कि किसी ने बोला बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है, तो आप, उसने कहा सी देखो, तो आपने आगे से जवाब दिया GG मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेजाइल एक्स से ऐसे याद कर लो कि CGG इज द फ्रेजाइल एक्स। और उसके बाद आ रही है हमारे पास बच की फ्रेडरिक एटैक्सिया। तो फ्रेडरिक एटैक्सिया में गेट होता है, तो उसके अंदर GAA फॉर द गेट, ठीक है। GAA फॉर द गेट। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हंटिंगटन के अंदर केज है, जिसके अंदर जब आप हंट करने जाते हैं, ठीक है, तो केजेस में जानवर छुप जाते हैं, ठीक है, केज में चले जाते हैं, ठीक हो गया, या केज में उनको लाके आप रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद माइटोटिक डिस्ट्रॉफी में क्या हुआ कि वो सिट किया, CTG, CT से सिट, सिट से उठा ही नहीं, फिर उससे गया, ठीक है, माइटोटिक डिस्ट्रॉफी से। तो उससे बस याद रख लो CTG। और फ्रेजाइल एक्स में मैंने क्या बताया कि किसी ने कहा कि फ्रेजाइल सिचुएशन है सी, द फ्रेजाइल सिचुएशन सी, आपने, उसने आपको सी कहा तो आपने कहा GG में देख रहा हूँ, तो CGG इज फॉर द फ्रेजाइल एक्स। और फ्रेडरिक एटेक्सिया में गेट का प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को पता है, तो उसके अंदर जो है वो GAA है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस पर्सन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड। अच्छा, अब इसमें ये दो आते हैं, रेड और ग्रीन, और ग्रीन और रेड का, ठीक है। रेड और ग्रीन का मतलब ये कि जब आप वो UV रेडिएशंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा कलर पढ़ते होते थे हम, वो रेनबो में भी पढ़ते थे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, रेड, ठीक है, पहले क्या पढ़ते थे, रेड। तो जब पहले की बात आए कि रेड हमने पहले पढ़ना है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, रेड फॉर पहले, एंड रेड टू ग्रीन फॉर प्रोटोनोपिया, ठीक है, रेड फॉर पहले एंड रेड टू ग्रीन के अंदर क्या आएगा, प्रोटोनोपिया, ठीक है, पहले से, पहले के P से प्रोटोनोपिया। फिर अगर हमने पढ़ना है ग्रीन टू रेड, तो फिर उसमें दूसरे नंबर पे आ जाएगा ग्रीन, तो ग्रीन से ड्यूट्रोनोपिया, ड्यूट्रोनोपिया, ठीक है, दूसरे से D, एंड ड्यूट्रोनोपिया फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ठीक है। रेड टू ग्रीन, रेड हम रेनबो की उसमें लाइन में पहले पढ़ते हैं, तो रेड पहले आता है, तो रेड टू ग्रीन जब जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज द प्रोटोनोपिया, पी का पहले और प्रोटोनोपिया का पी दोनों एक साथ ही। और जब हम ग्रीन से रेड पढ़ेंगे तो ड्यूटोनोपिया, फिर उसके बाद रेड के बाद हम ग्रीन कलर देखते हैं, रेनबो में भी ब्लू, येलो, वो जो सारे सीक्वेंस होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन। तो अच्छा ठीक है, रिटेल प्राइस, ये भी अच्छा निमोनिक है, रिटेल प्राइस। तो जब मैंने जैसे याद किया वो इस तरह याद किया हुआ है कि वो रेड पहले, तो वो प्रोटोनोपिया, और ये भी ठीक है, रिटेल प्राइस, ये भी अच्छा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स इन्वॉल्व इन द DNA रिपेयर। अच्छा, जो DNA रिपेयर के लिए इन्वॉल्वमेंट होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव में होती है, इसीलिए कंसेंजस याद रखना है। कंसेंजस जो मैरिजेस हैं उसके अंदर हमारे पास कौन सा है, कोई बताएगा, कंसेंजस में मैं पहले शुरू में बता चुकी हूँ।
कंसेंजुअस मैरिजेस में ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट? ऑटोसोमल रिसेसिव। यस एग्जैक्टली, ऑटोसोमल रिसेसिव। और इसीलिए क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो डीएनए रिपेयर पे जो है ना वो हमें बहुत तंग करता है, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आता है कि एक्स क्रोमोसोम मेल्स में क्या कहा जाता है, उसको हेमीजाइगस। इस ये क्वेश्चन जो है वो मे अटेम्प्ट अभी इसमें आया था, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम से ही रिलेटेड था कि मेल्स में उसको क्या कहते हैं, तो उसको हेमीजाइगस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मार्फन सिंड्रोम डिफेक्टिव प्रोटीन। अच्छा, मैं नीले रंग की बुक किताब ला दोगी वहां से? डबल ए, नीले रंग की मोटी किताब, नीले रंग की मोटी किताब और एक बॉल पॉइंट। अच्छा, अच्छा, जो इसमें इसके अंदर हमारे पास मार्फन सिंड्रोम है। मार्फन सिंड्रोम के अंदर क्या है कि इसके अंदर हम डिफेक्ट पढ़ते हैं क्रोमोसोम 15 का। मार्फन, मार्फन में एफ आ रहा है हमारे पास, प्रोटीन हमारे पास फिब्रिलिन है, और क्रोमोसोम हमारे पास 15 है, ठीक है। ये दो चीजें भी याद रखनी है कि क्रोमोसोम हमने 15 पढ़ना है यहाँ पे मार्फन में, और एफ फॉर द फिब्रिलिन प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, टर्नर सिंड्रोम कैरियोटाइप इज द 45x0। ये आप लोगों को पता है कि टर्नर सिंड्रोम में 45x0 होता है। रिगार्डिंग बार बॉडीज विच इज इनकरेक्ट आर इनएक्टिव कंप्लीटली। जो बार बॉडीज होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, और एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम की ही बनी होती है। तो बाकी इसमें आगे वही है कि एब्सेंट होती है या होती नहीं है टर्नर में, स्कैंटी होती है क्लाइनफिल्टर में। और जो नॉर्मल एक बार बॉडी है वो हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्लाइनफिल्टर कैरियोटाइपिंग पूछी हुई है, वो आप लोगों को पता है 47XXY है। फिर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन नंबर 9, कंजेंटल सिंड्रोम इज द। जो मोस्ट कॉमन कंजेंटल सिंड्रोम है वो हमारे पास कौन सा है, जेनेटिकली और कंजेनिटल, वो हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। और एक्सक्यूज अगर मी मैम, जी जी, ये 7 को दोबारा एमसीक्यू 7 को दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन कैसे हुआ? हाँ इनकरेक्ट है ना। बार बॉडीज कंप्लीटली देखो इनएक्टिव तो नहीं होती ना, देखो उसके अंदर ये है कि जब दो बार बॉडीज हैं तो उसमें से एक जो होती है वही होती है ना, जो दो एक्स हैं उसमें से एक ही बचती है, तो कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होती वो भी है। दूसरा ये कि वो एक्स क्रोमोसोम के साथ उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम भी होता है, वो हेट्रोक्रोमेटन भी होती है। बक्कल स्मेयर अगर हमने बार बॉडीज के लिए देखना हो तो हम बक्कल स्मेयर लेते हैं, ठीक है। तो बार बॉडीज के अंदर ना हम बस इतना ही आप लोगों ने याद रखना है कि किस किस में बार बॉडीज कितनी कितनी होती हैं, और दूसरा वो कम्प्लीटली इनएक्टिव नहीं होती है, ठीक है। वो इस तरह करके इसको याद कर लेना बस, ठीक है। और उसमें ओके, और कोई थैंक आपसे यू। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बार बॉडीज में। बार बॉडीज में बस यही आता है कि नॉर्मली एक फीमेल में होती है नहीं होती, और दूसरा टर्नर में कितनी और क्लाइनफिल्टर में कितनी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया जिसने क्वेश्चन पूछा था? जी जी, ठीक है, ओके। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं हम। मैं ये बता रही थी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में कि कंजेंटल सिंड्रोम हमने मोस्ट कॉमन जब पढ़ना है तो डाउन पढ़ना है, और मेंटल के लिए भी जब, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जेनेटिक काज या कंजेंटल काज पर पढ़ते हैं तब भी हम डाउन ही पढ़ते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल इनहेरिटेड जो होता है वो होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। और अगर सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है तो वो क्लाइनफिल्टर है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फीमेल पेशेंट हैड एओर्टिक रूट डायलेशन अप टू 4 सेंटीमीटर, ओक्यूलर एग्जामिनेशन शोड लेंस डिसलोकेशन, ठीक है। माइट्रा वॉल लीफलेट है, डिफेक्ट विद द सिस्टोलिक लिंक, डिफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर जो है वो फिब्रिलिन का डिफेक्ट होता है, ये मार्फन सिंड्रोम का होता है, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि लेंस डिसलोकेशन भी हो जाती है, उसके अंदर एओर्टिक जो है वो डायलिटेशन भी होती है, इसके अलावा एओर्टिक रप्चर भी आता है, ठीक है। ये हम फर्दर सीवीएस में भी करेंगे तो इसमें भी आएगा, एओर्टिक रप्चर भी आ जाता है, ठीक है, एओर्टिक डायसेक्शन जिसे हम कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो ये भी आ जाता है, लेंस डिसलोकेशन भी, ये मेन होता है इसकी प्रेजेंटेशन, इसका आउटवर्ड और डाउनवर्ड लेंस चला जाता है, ठीक है। तो ये हम फर्दर इसको और भी डिस्कस करेंगे। और इसमें जो प्रोटीन है वो फिब्रिलिन है, और क्रोमोसोम को मुझे बताएगा, मैंने पहले क्रोमोसोम बताया है। 14। सॉरी, 15। Yes, 15। 15, 15. Very good, Dr. Verma. Question number 11. A patient presents with the chorea, mental retardation. The disease has autosomal dominant inheritance. अब इस सब डिजीजेस में जो मैंने आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी पढ़ाई थी कि वो हंट करने गए थे, ठीक है।
हंटिंगटन डिजीज, और हंटिंगटन डिजीज के अंदर कोरिया और एथेटोसिस दोनों आ जाते हैं। यस, आईफोन प्रोटीन क्रोमोसोम 15, ठीक है, प्रोटीन फिब्रिलिन है और क्रोमोसोम 15 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, टेक्निक यूज टू डिटेक्ट abnormality एंड माइक्रो डिलीशन, तो वो फिश होती है, ठीक है। फिश आप पकड़ते हैं ना जब फिश, तो उसके अंदर जो है वो, जब उसको पकड़ लेते हैं तो उसके अंदर से वो कांटे वगैरह निकाल देते हैं, तो माइक्रो डिलीशन आप करते हैं, ठीक है, इस तरह याद कर लें, ठीक है। और जो जो कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो उसको साफ सुथरा करेंगे और फिर ही पका के खाएंगे, राइट। तो वो फिश जो है वो माइक्रो डिलीशन भी करती है और अबनॉर्मेलिटी को भी डिटेक्ट करती है। और जो माइक्रो से होता है वो जेनेटिक एक्सप्रेशन के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्फन सिंड्रोम जीन डिफेक्ट लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 15। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मेंटली रिटार्डेड 14-year-old boy has a microcephalic and low ear epicanthal fold protuberance of the tongue, chromosome analysis shows ट्राइसोमी 21। अच्छा, अब आप लोगों को नीट ट्राइसोमी 21 आप लोगों को पता है कि डाउन सिंड्रोम होता है। अब इसमें आप लोग मार्क कर लें पॉइंट्स, के पॉइंट क्या क्या आते हैं डाउन सिंड्रोम में। बहुत दफा ऐसे आए हैं जिसके अंदर हम डाउन, एडवर्ड और पटाओ, ये तीनों चीजें मिक्स हो रही होती हैं, ठीक है। डाउन भी आ रहा होता है, डाउनवर्ड इज द, डाउन इज द क्रोमोसोम ट्राइसोमी 21, ठीक है। इसके अलावा जो एबनॉर्मेलिटी है एडवर्ड और पटाओ की, पटाओ इज, पटाओ के पी से पिबर्टी है तो वो 13 होती है उसकी एबनॉर्मेलिटी, और जो एडवर्ड होता है वो होती है 18 वाली, ठीक है। ई से 18 एंड ई से एडवर्ड, ठीक है। और पी से पिबर्टी एंड पी से 13, ठीक है, पटाओ से। अब ये सारे मिक्सचर आ रहे होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है हमेशा कि डाउन सिंड्रोम में क्या क्या आएगा, एपिकैंथल फोल्ड्स बहुत दफा आता है MCQs में, ठीक है। एपिकैंथल फोल्ड्स आपको मिलते हैं, लो ईयर भी मिलेगा, माइक्रोसेफेलिक भी मिल जाएगा, चलो वो आपके पटाओं में भी आ जाते हैं, वो एडवर्ड में भी आ जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने नहीं जाना, लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, हैप्पी के अंदर फोड़ या साइमन क्रीज, ठीक है, या मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इस तरह जो आएगा वो आपने करना है डाउन की तरफ, ठीक है, हमेशा। और हैप्पी के अंदर फोड़ तो, और हमेशा प्रोट्यूबरेंस जो होती है ना, ये आती ही डाउन में है, ठीक है। और किसी में आपको एपिकैंथल फोल्ड्स वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि एपिकैंथल फोल्ड के साथ जो भी ऑप्शन आएगी वो आपकी आएगी क्रोमोसोम 21 की, ठीक है। फिर उसके बाद पटाओ और एडवर्ड हम साथ साथ आगे कर रहे हैं, वो आ जाएंगे ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिफेक्टिव जीन मेक द सेल इम्पर्मिएबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोटीन, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कोई मुझे प्रोटीन बताएगा, किसी को पता है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन सी प्रोटीन होती है डिफेक्ट? डेस्मन। डिस्ट्रॉफी से याद है, डिस्ट्रॉफिन जो है ना वो उसमें होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिन अफेक्ट होती है और प्रोटीन अफेक्ट होती है, ठीक है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये हमने किस में पढ़ा है अभी पीछे, एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट, या एक्स लिंक रिसेसिव, एक्सप्रेस। एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, पेशेंट विद शॉर्ट स्टेचर एंड वेब नेक, शॉर्ट स्टेचर एंड वेब नेक, ये ज्यादातर जो आपके पास आएगा लिम्फेडिमा के साथ ये आएगा 45X0 में, जो कि बनता है टर्नर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं थी तो इन्होंने 44X0 पे चले गए, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास टर्नर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर वेब्ड नेक और शॉर्ट स्टेचर आता है, फीमेल होती है। अब 17 वन बार बॉडी इज प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल में, एक बार बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद 18, a low birth weight baby is born having the low hairline, small jaw, microcephaly, cleft lip and prominent occiput, type of trisomy is 18, ठीक है, ये एडवर्ड है, ठीक है। एडवर्ड से आपके पास निमोनिक रफी में भी आएगा, आप लोग वहां पे भी करेंगे, ठीक है। एडवर्ड जो है, एडवर्ड एक प्रिंस है जिसका प्रोमिनेंट ऑसिपिट है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे इसमें से जो स्मॉल जॉ हो गया, माइक्रोसेफेली हो गया, लो लाइन ईयर्स हो गया, ठीक है, ये आपको डाउन में भी मिलेंगे, टाउ में भी मिलेंगे, लेकिन एडवर्ड का प्रोमिनेंट ऑसिपिट इज फॉर द एडवर्ड के वो प्रिंस है और उसने ताज पहना हुआ है और उसका ऑसिपिट प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, जो प्रोमिनेंट ऑसिपिट के साथ आएगा वो आएगा हमारा एडवर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्लाइनफिल्टर। क्वेश्चन 20, मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिजीज इज मल्टीफैक्टोरियल। ठीक है। 21, बॉय विद नॉर्मल ट्रक विद ट्रंक है, ये लिखना चाह रहा था, और शॉर्ट नेम्स है, और नॉन कंसेजुअस मैरिज है, ठीक है, बिटवीन पेरेंट्स। तो नॉन कंसेजुअस मैरिज किस में होती है, कंसेजुअस किस में होती है, और नॉन कंसेजुअस किस में है? जी। कंसेंजुअल ऑटोसोमल रिसेसिव में और नॉन कंसेंजुअल ऑटोसोमल डोमिनेंट में। हाँ, यस, डॉक्टर मसूमा ने बिल्कुल ठीक उसका एक और वो पूरा बता दिया कि एंग्री प्रिंस है, 18 ईयर ओल्ड है, जो रेंज है, और क्लेंच फिट्स के साथ है, और प्रोमिनेंट ऑक्सीडेंट। थैंक यू डॉक्टर मसूमा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो कंसेंजुअस मैरिज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव में, और नॉन कंसेंजुअस ऑटोसोमल डोमिनेंट में है, ठीक है। तो ये नॉन कंसेंजुअस के साथ। अच्छा, अब ये जो डिजीज की बात कर रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट में, मैंने आपको एक डिजीज बताई थी जो कोलेजन डिपॉजिट के साथ था प्रॉब्लम, और मैंने कहा था कि उसमें लिम्स का प्रॉब्लम होता है। कोई मुझे बताएगा कि किस डिजीज की तरफ बात लेके जा रहे हैं? किसी को एकॉन्ड्रोप्लेजिया। Achondroplasia, exactly, thank you. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, 65 is seen in the Turner syndrome। तो कभी भी लिम्फेडिमा, सिस्टिक हाइग्रोमा जो कि लिम्फेटिक्स की प्रॉब्लम होती है, वो किसके साथ आती है, टर्नर सिंड्रोम के साथ आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, a child presented with a dark color nappy, dark urine and homogeneous oxidase deficiency, what is called is alkaptonuria, ठीक है। जो एचओडी होता है ना, वो कैप्टन भी होता है, ठीक है। तो अल कैप्टन यूरिया से याद रखें कि वो डिपार्टमेंट का कैप्टन समझ लें, हेड समझ लें, ठीक है। तो अल कैप्टन यूरिया एचओडी, हेमोजेनेटेस ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, एचओडी जब होता है तो कैप्टन जो अपने रोल प्ले कर रहा होता है तो वो माइनस हो जाते हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो अल कैप्टन यूरिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ योर डार्क कलर नैपी, इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनेटेस ऑक्सीजनेस डेफिशिएंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो अब इसमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट बताया तो रेटिनोब्लास्टोमा इसमें आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हैं, आपको पता है थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव में होता है, ठीक है। इसके अलावा एल्पर्ट सिंड्रोम हमने पढ़ा, और एल्पर्ट मैंने आपको पढ़ाया ऑटोसोमल एक्स लिंक डोमिनेंट में, सॉरी, G6PD हमने एक्स लिंक रिसेसिव में पढ़ा, पीछे हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा रह गया, वो हमने, क्योंकि हमने उधर आईज भी पढ़ी थी ना, तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि उन्होंने आंखें खोली थी और उन्होंने देखा था आगे पीछे, तो उसमें हमने मार्फिन पढ़ा था, और उससे हम रेटिनोब्लास्टोमा भी ऐड कर सकते हैं। Question number 25. Patient presents with a chorea, mental retardation, depression, and memory lapse. The mode of inheritance of this disease. अब कोरिया मेंटल रिटार्डेशन आती है हंटिंगटन डिजीज में, और हंटिंगटन डिजीज हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट में की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज। तो achondroplasia, सेम वही बार बार बात कर रहा है, इसमें जो ट्रंक होता है वो शॉर्ट नॉर्मल होता है, लेकिन लिम्स जो होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। 27, when both allele are fully expressed in heterozygote called codominance। जब दोनों अपना आप शो करेंगे तो वो कोडोमिनेंस होगी, दोनों अपना आप प्रेजेंट करें, ठीक है, उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया ए। तो वो शीमोफीलिया हीमोफीलिया ए एंड बी हमने पढ़ा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, early adolescents with a prominent forehead, averted looking ears, and long longitudinal mandible and hypergonadism। तो जब भी हमारे पास ना हाइपरगोनाडिज्म आएगा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग ईयर की वो बात कर रहा है, लॉन्ग लुकिंग ईयर, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल, ठीक है, बड़े बड़े उसके कान हैं, और मैंडिबल भी है, ठीक है। तो अभी ना मीटिंग दोबारा से हमें ज्वाइन मेरे यहाँ से करनी पड़ेगी, 10 मिनट है अभी, चलो, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये है कि जो लॉन्ग चीजें बताएगा कि हाइपर गोनेडिज्म भी बताएगा, तो वो हमारे पास आएगा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में। क्लाइन फिल्टर में मैंने कहा था कि उसमें क्या होता है, उसमें हाइपोगोनेडिज्म होता है। एक वो होता है कि लड़का होता है लेकिन वो लंबा लंबा है, गायनेकोमास्टिया, ठीक है, वो क्लाइन फिल्टर है। लेकिन लॉन्ग, जिसके लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल लंबा आ जाएगा, ठीक है, जिसका बड़े बड़े कान आ जाएंगे, तो वो उसके अंदर क्या आ जाएगा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आ जाएगा, वो हाइपर गोनेडिज्म में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 30th पे उसने फिर पूछा हेक्सोमाइनेज ए डेफिशिएंसी। तो हेक्सोमाइनेज ए डेफिशिएंसी होती है टेस एक्स डिजीज में, ठीक है। टेस एक्स डिजीज जो है वो बायोकेम में भी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये वहां पे भी आएगी, आपने बस इतना याद कर लेना है, जो टे सेक्स डिजीज है ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है हेक्सोमाइनेज, ये डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विद ट्यूमर म्यूटेशन। तो वो आपको पता है कि फैप इसकी ऑप्शन है। फैप क्यों है? क्योंकि इसमें ट्यूमर म्यूटेशन होती है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमास के साथ फैप एसोसिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 32, आप लोगों को समझ आ रही है? मैं क्योंकि अभी इसलिए करा रही हूँ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम ये है कि कम है, तो एमसीक्यूज भी ताकि हो जाए। ओके ओके, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर इसमें कोई समझ आ रही है कि और भी सबको आ रही है? ओके ओके, ठीक ठीक। तो मेरे साथ ही इसको जो है ना वो पढ़ते रहिएगा ताकि साथ साथ ही कवर। ओके ओके। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन नंबर 32, इन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट इफ फिनोटिपिकली इट इज नॉट एक्सपेक्ट पैटर्न इज रिड्यूस पैटर्न्स, ठीक है। जब भी कभी कोई भी ऑटोसोमल डोमिनेंट में जब वो पैटर्न वो एक्सप्रेस नहीं करता तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस पेनिट्रेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑटोसोमल डिसेस डोमिनेंट के लिहाज से, कि एक तो उसमें हेट्रोजाइगस ही बस अगर होगा डोमिनेंट तो वो काम चल जाएगा, वो अपना आप दिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर रिड्यूस पेनिट्रेंस बाज दफा होती है, ठीक है, फिनोटिपिकली अगर वो एक्सप्रेस ना हो, ठीक है। जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली हम अगले दिन डिस्कस कर चुके हैं कि जेनेटिक्स होते हैं जो हमारे पास, ये एक्स एक्स एंड एक्स वाई होते हैं, और फिनोटिपिकली होते हैं जो कि शो हो रहा होता है। अगर एक्स एक्स है तो फीमेल फिनोटिपिकली शो होगी, और अगर एक्स वाई है तो मेल फिनोटिपिकली शो होगा, ठीक है। 33, मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, तो मैंने आपको सबसे पहले कौन सी बताई? वॉन विली ब्रांड डिजीज बताई, तो वो मोस्ट कॉमन है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में हीम क्रोमेटोसिस, जो आयरन उसके थैले में बहुत ज्यादा था ना, तो उसकी वजह से हीम क्रोमेटोसिस मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव में होगी, ठीक है। 34, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये वही दोबारा से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होता है वो इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और अगर जेनेटिक कॉज पूछेगा तो डाउन सिंड्रोम पूछेगा, और सेकंड जेनेटिक कॉज पूछेगा तो फिर दोबारा फ्रेजाइल एक्स को हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, 35, जेनेटिक एनालिसिस डन विद, तो जेनेटिक एनालिसिस हमने कैसे करनी होती है? एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस से करनी होती है, ये हमारे पास होता है एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस हमने करनी होती है। आगे आप एसके में भी मल्टीपल एमसीक्यूज पढ़ेंगे जिसके अंदर ये ही लिखा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग होती है, एमनियोसेंटेसिस होती है, और कॉर्डोसेंटेसिस होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो हम कैसे पढ़ते हैं? सीएसी। सीएसी के अंदर पहले हम करते हैं 11 वीक्स पे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, फिर हम 15 वीक्स तक हमारे पास होती है एमनियोसेंटेसिस, और फिर कॉर्डोसेंटेसिस होती है 20 वीक्स पे, ठीक है। सीएसी, ठीक है। कैल्शियम से बेशक याद कर लें कि कैल्शियम की वो टैबलेट्स मिलती है ना सीएसी के नाम से, तो वो उससे बेशक याद कर लें कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग 11th वीक तक, फिर 15 वीक तक हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस, एमनियोसेंटेसिस, एंड देन हमारे पास कॉर्डोसेंटेसिस। 36, डाउन सिंड्रोम की ट्राइसोमी 21 होती है। 37, गायनेकोमास्टिया क्लाइन फिल्टर के अंदर होता है, हाँ जी, कैम कॉर्ड के नाम से भी याद करते हैं, जिसके अंदर क्रोनिक विलस सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस एंड कॉर्डोसेंटेसिस कैम कॉर्ड से भी होता है, ठीक हो गया। 38, अबाउट हंटिंगटन डिजीज में क्या होगा? क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो 50% बच्चे अफेक्ट होंगे और 50% नॉर्मल होंगे, ठीक है। फिर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रू रिगार्डिंग G6PD डेफिशिएंसी। ट्रू क्या नहीं है कि ये रेयरली अफेक्ट करती है मेल को। G6PD जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये एक्स लिंक्ड होता है और ये मेल्स को कॉमनली अफेक्ट करती है। अब आपके पास मल्टीपल ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जिसके अंदर आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा कि जब ब्लैक वाटर फीवर है या G6PD डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी फीमेल की लिखेगा तो वो ब्लैक वाटर फीवर की तरफ ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में G6PD डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती, ठीक है। ये मेल्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, G6PD। क्योंकि G6PD हमने किस में पढ़ी थी? एक्स लिंक रिसेसिव में, ठीक है। तो एक्स लिंक रिसेसिव में मदर से लड़कों को ट्रांसफर होती है डिजीज, फीमेल्स में डिजीज नहीं आती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी G6PD का जिक्र आएगा और
ब्लैक वाटर फीवर का जिक्र आएगा। अगर फीमेल की तरफ बात करेंगे तो वो ब्लैक वाटर फीवर जाएगा, क्योंकि वो यूरिन में ब्लैक कोला कलर्ड यूरिन की वजह से G6PD के सिम्टम होते हैं ना। तो जब G6PD अगर होगा तो मतलब ये कि उसको मलेरिया हुआ था, उसके बाद G6PD डेफिशिएंसी की वजह से उसका कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, और ये मेल है। लेकिन एक पेशेंट फीमेल बता रहे हैं जिसको मलेरिया हुआ और कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, तो उसके अंदर कौन सा होगा, कौन सा फीवर होगा, फिर हम उसमें फीमेल में कौन सा लेंगे? ब्लैक वाटर को Black water fever, exactly. ठीक। Question number 40. A child died of some renal problem that showed multiple cysts on autopsy. What is the mode of inheritance? तो मल्टीपल सिस्ट जो होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दो किस्म की डिजीजेज हैं। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है जो कि बड़ों में होती है, और एक बच्चों में जो प्रेजेंट करती है वो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चों में होती है। XXY सीन इन विच Klinefelter syndrome 47, XXY 42, which of the following is a part of triple screening? ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ट्रिपल स्क्रीनिंग में कौन सा आएगा, एस्ट्रायोल आएगा। ट्रायोल फॉर द थ्री, मदर फादर एंड द बेबी। तो ट्रायोल होती है जो प्रेगनेंसी में होती है, और ट्रिपल स्क्रीनिंग आपको पता है हम एग्जैक्टली मासूमा एग्जैक्टली डॉक्टर आयशा फर्सीकाराम के पास। अच्छा, ट्रिपल स्क्रीनिंग में एस्ट्रायोल और ट्रायोल से थ्री था, ठीक है, क्या था, मदर फादर और बेबी का ट्रायल, और ये प्रेगनेंसी में होती है, ट्रिपल स्क्रीनिंग में भी ट्रायल होगी। ठीक है। 43, एन अडल्ट मेल डाइड विद हैविंग मल्टीपल सिस्ट ऑन ऑटोप्सी ऑफ द किडनी। अब चूंकि ये मेल आ गया और अडल्ट आ गया, तो ये अडल्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। टू हर्माफ्रोडाइट्स, ये रिपीट है, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था XX XX XY और फिर XXY, ये आपने रेफरेंस याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद 45 है, पर्सन एग्जिबिटिंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन हिज जीन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2। तो ये एक्स्ट्रा जब आएगा तो जाहिर है ट्राइसोमी हो जाएगा, जैसे ट्राइसोमी 21 डाउन में हम पढ़ते हैं, तो एक्स्ट्रा जब भी आएगा तो वो ट्राई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 46 है, एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 47, कंसेप्ट ऑफ मदर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक डिजीज वाया डीएनए ऑफ। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो मदर से सन में जब भी ट्रांसफर होगी तो किससे होगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, M फॉर द मदर एंड M फॉर द माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो कि सन में जो है वो डिलीवर करेगा जीन्स को। ठीक है। 48, a female baby with ambiguous gentla and large clitoris, the feature is। ठीक है, ambiguous gentla किसके साथ था, एंड्रोजेंटल सिंड्रोम, जिसके अंदर एंड्रोजेंटल सिंड्रोम में भी स्पेसिफिकली एक के साथ था, मुझे कोई बताएगा ambiguous gentla? पिछले पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, नो डॉक्टर, फ्लैट आया में 21 में एम्बिगियस जेंटला, लार्ज क्लाइटोरस, एंड्रोजेंटल। नहीं, वो तो विरलाइजेशन के लिए हम, वो नहीं मैं पूछ रही हूँ कि इसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम आएगा या कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया आएगा एम्बिगियस जेंटला में? कंजेंटल, डॉक्टर इज नॉट राइट, डॉक्टर इज नॉट वेरी गुड। कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हम पढ़ते हैं एम्बिगियस जेंटा एंड लार्ज क्लाइटोरिस, उसमें ये हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने बड़े डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, तो काइंडली जिसने नहीं सुना उसको सुन लें। 49, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लीट मोल। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस को भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, हाइडेटी फॉर्म मोल्स होते हैं जिसमें वेसिकल्स भी आ जाते हैं, और स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद HNPPC, जो ये है ये इनहेरिटेड फॉर्म होती है, इससे भी ये भी जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी होता है, और इसके साथ जो है ना वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ये दोनों होते हैं। ये डीएनए मिसमैच रिपेयर होता है। ठीक है, जो कोलोन, एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर तीनों के लिए होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने सर्जरी में हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी वैसे। ठीक है, नॉर्मली फाइनल ईयर में हम जो पढ़ा हुआ है सर्जरी में उसमें भी ये आता है, जिसमें ये डीएनए मिसमैच रिपेयर होता है, जिसमें MSH1 MSH2 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हेरिडिटरी नॉन